नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का विषय जो है वो हमारी थर्ड ईयर बीएमएस के जो स्टूडेंट्स है उनको जो रोग निदान विकृति विज्ञान सब्जेक्ट है उसमें तीन जगह पर यह उपयुक्त है। एक तो थ्योरी के लिए लिखित स्वरूप की परीक्षा होती है उसके लिए, उसके बाद जब वाइवा ओरल होती है उसके लिए भी उपयुक्त है, और जो हॉस्पिटल में जाकर उनको केस टेकिंग करना पड़ता है उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद ऐसा एक सब्जेक्ट है। और सब लोगों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे रिश्तेदार या फ्रेंड सर्कल में एक बीमारी पाई जाती है जिसका नाम है असाइटिस। आयुर्वेद में उसको उदर, उदर तो हम एब्डोमेन के लिए कहते हैं। फिर एब्डोमेन जो अवयव है वही नाम डिसीज को भी दिया गया है। तो उदर शब्द से दो अर्थ हमें मालूमात होते हैं आयुर्वेद लोगों को। एक तो होता है ऑर्गन, दैट इज एब्डोमेन, एंड सेकेंड होता है डिसीज, दैट इज असाइटिस। तो उदर असाइटिस ये खतरनाक बीमारी है मेरे प्यारे दोस्तों, खतरनाक है। क्यों डॉक्टर साहब ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे भैया, जब हमारी पेट में पानी भरा हुआ होता है, पानी बन बन जाता है, ज्यादा ज्यादा पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, हमारे जो अवयव होते हैं उसके ऊपर जो आवरण होता है, पेट में जो अवयव है उसके ऊपर, पेट के ऊपर एक आवरण है जिसका नाम है पेरिटोनियम। और ये पेरिटोनियम बैग जैसा होता है, सैक जैसा होता है, और इसमें नॉर्मली थोड़ा फार पानी तो होता ही है। फिर ये असाइटिस उदर व्याधि होने के कारण उसमें बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। हाँ, ऐसा पेट फूल जाता है जैसे कि मानो एक लेडी है तो वो प्रेग्नेंट हो गई है। और दूसरा कुछ ऐसा होता है कि जो स्त्रियों में ओवरी नाम के जो अंडकोश होते हैं ना, उसमें भी जब कुछ ट्यूमर वगैरह होता है, ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं, उसमें भी पेट ऐसा आगे चलता है। और जानते तो हैं ओबेसिटी, स्थौल्यत के पेशेंट जो होते हैं उनका भी पेट ऐसा आगे चलकर हमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो बड़ा पेट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि सभी को ये असाइटिस हो गया है। हमें तो ये डिटरमाइन करना पड़ता है, निश्चित करना पड़ता है कि ये पेट जो फुल फुल दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, उसका कारण क्या है। उसका कारण असाइटिस है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? तो शुरुआत से हम देखते हैं कि असाइटिस का एक कॉमन, बहुत आम तौर पर जो कारण है वो है लीवर का प्रॉब्लम, हमारी यकृत की बीमारी। ये सबसे बड़ा, बहुत सारे उसके लिए कारण है, वो आज हम देखने वाले हैं। फिलहाल उदर या असाइटिस के लिए सबसे बड़ा जो ऑर्गन प्रमुख रूप से कारणीभूत होता है वो लीवर। ये लीवर की खराबी हो जाने के बाद उसके आगे चलकर लीवर सिरोसिस हो जाएगा। और लीवर सिरोसिस मतलब क्या होता है? लीवर के जो पेशी होते हैं ना, पूरे बर्बाद हो जाते हैं। कुछ भूख नहीं लगती, हमारा खाना हजम नहीं होता, क्योंकि हमारा जो लीवर है, हमारा जो यकृत है, वो सबसे बड़ी फैक्ट्री है हमारी मनुष्य के अंदर। एक हमें पूछ लिया कि कौन सी बड़ी का बड़ी एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तो है लीवर। क्यों सर उसको फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें ही सारा चयापचय की प्रक्रिया होती है। चाहे वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, फैट मेटाबॉलिज्म हो, सभी प्रकार की जो अग्नि व्यापार होते हैं तो वो वहीं पर हो जाता है। और लोअर ठीक ठाक है तो हमारा पूरा शरीर का जो फिजियोलॉजी है, प्राकृत अवस्था है, वो प्राकृत रहती है। तो बोलेंगे सर लीवर खराब क्यों हो जाती? अरे अभी तो मालूम है ना आपको, आपको बिल्कुल मालूम है, सब लोगों को पता है। और कुछ लोगों को पता होते हुए भी वो कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मद्यपान, अल्कोहल। अल्कोहल जो है ना वो विष है यकृत के लिए, उसकी इतनी बर्बादी कर देगा कि पूछो मत। हिपेटाइटिस हो जाएगा, उसका जो लीवर का साइज बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? हिपेटोमेगेली बोलते हैं। आकार बढ़ जाता है लीवर का, है ना, टेंडर हो जाता है, वहां पर हाथ लगाया तो डॉक्टर मत हाथ लगाइए। और जब हम सोनोग्राफी वगैरह करवा लेते हैं तो पता चलता है कि लीवर खराब हो गई। उसके साथ साथ खून की भी जांच कर सकते हैं हम। खून की जांच पता है आपको क्या करते हैं लीवर के लिए? किसी को आशंका है, मतलब किसी का लीवर खराब हो गया है, कई लोग मेरे को पास आते हैं, सर हमें हेपेटाइटिस बी है, बी ठीक होता है, हो सकता है क्या? ये देखिए, हेपेटाइटिस जो सूजन आती है ना, उसके कारण वायरसेस होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। जैसे कि वायरस ए, जो हमारा दूषित अन्न पानी से वो काविल पीलिया रोग बोलते हैं ना, जॉन्डिस, वो हो जाता है हमें, वो हेपेटाइटिस ए है, वायरस है।
वो ठीक ठाक है, मतलब 3 हफ्ते हमारी रेस्ट हो गई, कुछ दवा पानी की मामूली सी की नहीं, ठीक हो गया ब्याज, बीमारी ठीक हो गई। फिर जब हिपेटाइटिस बी होता है वो अलग है। हिपेटाइटिस बी के कारण बहुत सारे होते हैं, उसमें से जो एचआईवी और एड्स के जो कारण है वो हिपेटाइटिस बी होने के कारण है। माय गॉड, ये सर पहले दफा मैं सुन रहा हूं, या ऐसे ही मैं, ये जन जागृति करने के लिए डॉक्टर देशपांडे इतनी मेहनत करते हैं आपको पटाने के लिए। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। जितना एचआईवी तो मालूम है ना आपको, मर जाते हैं ना एड्स होने के बाद, असुरक्षित संभोग करते हैं ना, वेश्यागमन, कॉर्गल के पास कंडोम नहीं लगाना, बिंदास करना, ये गलती है ना। दूसरा ऐसा होता है कि दूषित रक्त, आप कुछ संभोग हुए इंटरकोर्स वेश्यागमन नहीं करते, फिर बाय चांस एक्सीडेंटली कुछ ब्लड बैंक खतरनाक तरीके से विदाउट एग्जामिनेशन ब्लड डोनेट करवाने से वो सैंपल दे देते हैं, तो किसी कारणवश हमारे कुछ पेशेंट होते हैं आईटीपी के, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, हीमोफीलिया के पेशेंट्स होते हैं, है ना। तो उन पेशेंट को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, कहीं सर्जरी हो गई, शस्त्रकर्म हो गए, उसके बाद भी खून चढ़ाना पड़ता है। तो ये खून की रक्त की जो बॉटल लगाते हैं ना, वो बॉटल में अच्छी तरह से जांच नहीं की है, तो उसमें से ये वायरस होता है। कौन सा वायरस सर? हिपेटाइटिस बी वाला। वो अंदर जाके वो भी पीलिया व्याधि बना देता है, लिवर बर्बादी कर देता है। तीसरा कारण होता है कि माता को ये हिपेटाइटिस बी है, तो उसको बच्चे को जन्म के समय, प्रेगनेंसी के दौरान, ये बच्चे को भी आ जाता है। तो इन 3 तरह का कारण है, वो एचआईवी के भी कारण है और हिपेटाइटिस बी के भी कारण है। थोड़ा थोड़ा समझिए, क्योंकि असाइटिस जो है ना वो पूरा लीवर के ऊपर जिम्मेदार है। लीवर खराब होने से ये सब असाइटिस होता है, उदर व्याधि होता है। तो मैं कह रहा था आपको कि लीवर, भूख नहीं लगना, जॉन्डिस हो जाना, बार बार कुछ हिपेटाइटिस बी का हमें पता चलना, तो लैब में खून की जांच, पैथोलॉजिकल लैब में हम क्या करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, सिंपल सी है, खून देना है आपको बस, 1 2 3 सीसी बस, आपको पता चलेगा कि आपका लीवर ठीक तरह से काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। क्या बोलते हैं उसको? लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लेना, जरूर करवा लेना, जिसको मन में आशंका है। समझ रहे हो? असाइटिस के पेशेंट को हमें बार बार करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये असाइटिस का मतलब है कि लीवर सिरोसिस हो जाएगा, उसके बाद असाइटिस हो जाएगा। कभी कभार लीवर सिरोसिस के बाद लीवर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। लीवर कैंसर आसान नहीं है भैया, उसको लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, इतना महंगी सारी चीजें, मिलता है नहीं मिलता है, वही ऑर्गन डोनेट कौन करेगा, है ना। तो ये असेटिस की बीमारी में हमें जो फ्लूइड अंदर है ना, पेट बड़ा हो गई आपका, तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, जितना ज्यादा पेट बड़ा हो जाएगा तो आपकी पैरे फेफड़े के ऊपर, हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाता है, सांस लगती है, पैरों को सूजन आती है, भूख नहीं लगती, है ना, सब सारी सिम्टम्स हो जाती है उसके ऊपर। तो ये असाइटिस व्याधि में उसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं डॉक्टर, ये जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको फायदेमंद होने वाली है। आखिर तक वीडियो देखिए। पहले वाला मैं बताने वाला हूं कि जो फ्लूइड बना हुआ है ना, उसकी भी जांच करवाने की बहुत ही जरूरत होती है, ठीक है। वो जांच लेबोरेटरी में हो जाती है, पैथोलॉजी। व्हाट इज एन असेटिक फ्लूइड टेस्ट? आप पूछेंगे सर ये एसेटिस वाली फ्लूइड की टेस्ट, पानी की टेस्ट कैसी करती है? तो उसको और एक नाम है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड एनालिसिस। क्योंकि मैंने बता दिया पेरिटोनियम किसे कहते हैं, हमारी आंत्र के ऊपर, आमाशय के ऊपर, पेट में जो एक बैग है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। आवरण है ये, कवरिंग है ना, पिलो को हम कवर लगाते हैं कि नहीं, उसी तरह ये कवरिंग है। हर एक अवयव के ऊपर होता है, फेफड़े के ऊपर कवर होता है, हार्ट के ऊपर कवर होता है, पेट के अवयव के ऊपर कवर होता है, कवरिंग, आवरण, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। उसके अंदर ज्यादा फ्लूइड संचित हो जाता है और उसको हम लैब में जाकर माइक्रोस्कोप के नीचे और आंख में से देखकर सब विश्लेषण बना देते, उसको एनालिसिस बोलता है। ये देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, पेट की जो कैविटी है, पेट में ये पानी भर जाता है। ये देखिए नीचे देखते हैं कि इसका प्रमुख कारण यहां पर बताया है, क्या बताया है? लीवर सिरोसिस। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि दारू ज्यादा पीने से, मद्यपान करने से आपकी लीवर, बिल्कुल जैसे स्मोकिंग करने से फेफड़े बर्बाद हो जाते हैं, उसका कैंसर हो जाता है, तो दारू पीना छोड़ दो भैया, ठीक है ना। कोई नहीं है रेड वाइन व्हाइट वाइन, कोई कोई नहीं लेता, एक घोट लेता हूं मैं, दो थोड़ा सा एक छोटा सा पेग लेता हूं, नहीं चलेगा भैया, एडिक्शन हो जाता है तुरंत, पूरी की पूरी खुद की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है,
नौकरी चली जाती है, बिजनेस चला जाता है, घर घर काम नहीं करते, आप पूरे फैमिली को बर्बाद कर देते, अकेले नहीं बर्बाद होते। ठीक है ना, तो थोड़ा सावधान बरतिए, हमारी भलाई है इसमें। द पेरिटोनियम क्या होता है, ये जो मैंने बताया कि सैक, यहाँ पर बोला है सैक है, और उसमें ये फ्लूइड जमा हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जब जमा हो जाएगा तो सांस लेने में भी तकलीफ होगी, चलने में भी तकलीफ होगी, पैरों को पाँव को सूजन आ जाएगी। तो उसी इमरजेंसी में बोलते डॉक्टर लोग कि थोड़ा सा फ्लूइड हम बाहर निकाल देते और उसकी जांच करवाते, काय के लिए बना ये फ्लूइड, किस लिए प्रॉब्लम आ गई आपको। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड निकालते हैं ना, उस प्रोसीजर को बोला जाता है, यहाँ पर देखिए कर्सर देख सकते हैं आप, ये देखिए मैं कर्सर हिला रहा हूँ, पैरासिंटेसिस। थोड़ा थोड़ा जो शास्त्रीय शब्द है ना, सुई लगाते हैं अंदर और फ्लूइड बाहर खींच लेते हैं, बॉटल में जमा करते, पैथोलॉजी लैब में भेज देते। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है पैरासिंटेसिस, मतलब सुई लगाकर जो द्रव पदार्थ है वो बाहर निकालना, इसके एब्डोमिनल टैपिंग भी कहते हैं ना। एनालिसिस कर उसकी छानबीन करवाते हैं हम, आगे चलते हैं। तो उसमें दो प्रकार होते हैं, देखिए भैया, ये जो फ्लूइड निकालने के बाद तुरंत पता चलता है, देखकर भी चलता है और माइक्रोस्कोप के नीचे भी चलता है। इसका दो प्रकार का वर्गीकरण होता है, ये फ्लूइड जो है ना, द्रव पदार्थ, ये ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है। ट्रांसुडेट थोड़ा सा आसान है ठीक ठाक करने में, मतलब क्लियर है, पानी जैसा वो फ्लूइड है। और एक्सुडेट का मतलब होता है उसमें पस है, पस। तो पस हो गए तो इन्फेक्शन आ गया, इन्फेक्शन है तो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, है ना। तो ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है, ये पहले हम देखते हैं, बाद में क्या होता है, इससे हम ये टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है कि ये जलोदर हो गया है, असाइटिस है ना, उदर व्याधि है, उसका एग्जैक्ट क्या कारण है। और जब कारण का पता चलेगा तो स्पेसिफिक हमारी जो ट्रीटमेंट है वो उसके ऊपर हम दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कि ये टेस्ट कौन सी होती है। देखिए, हम उसका रंग देखते हैं, कलर देखते हैं, उसमें गाढ़ापन कितना है, टर्बिडिटी कितनी है, उसके बाद उसमें कुछ लाल रंग है या खून आ गया है, उसका जो अपियरेंस है, मतलब देखने वाली चीज है, तो ये कलर दिख रहा है पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, या उसमें कुछ पस वगैरह गाढ़ा बन गया है, ये सब चीजें हम देखते हैं। और ये देखने से क्या क्या पता चलता है, ये देखिए, जब उसमें खून रहेगा, पेट में जो पानी निकाला है, तो उसमें जब खून आता है तो ब्लडी फ्लूइड हो जाता है लाल रंग का, तो ये हो सकता है कि ये मैलिग्नेंट कैंसर है हमारे पेट में। क्या हो जाता है, कैंसर की वजह से ये लाल रंग का हो जाता है। और कभी कभार पैनक्रेटाइटिस नाम की बीमारी, ये भी दारू वाले लोगों को, मद्यपी लोगों को, अल्कोहल लेने वाले को ज्यादा होता है। पैनक्रेटाइटिस का वही है हमारे बाएं बाजू में, हाँ, ये हड्डी, रीढ़ की हड्डी है ना, उसके नीचे ये स्प्लीन होता है और उसके नीचे पैनक्रियास होता है। अग्न्याशय बोलते हैं, अग्न्याशय मराठी में, संस्कृत में, हिंदी में, है ना। तो ये पैनक्रियाज आप तो जानते हैं, उसमें इंसुलिन बनता है, डायबिटीज वाले लोगों के ये पैनक्रियाज में गड़बड़ी होती है। तो ये पैनक्रेटाइटिस, उसको जब सूजन आ जाती है तो उससे भी ये लाल रंग का फ्लूइड बन जाएगा। ठीक है, तो मिल्की फ्लूइड मतलब दूध जैसा बनता है। ये क्यों होता है ऐसा, मिल्की कलर क्यों हो जाता है, तो ट्यूबरकुलोसिस जब होता है पेट में, टीबी, क्षय की बीमारी, बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता, लोग बोलते टीबी का मतलब फेफड़े की बीमारी, बस ऐसा नहीं है। हमारा जो टीबी की बीमारी है ना, क्षय रोग जिसको बोलते हैं, वो पूरे शरीर के अलग अलग हिस्से में भी हो सकता है। ये पहले आज ध्यान लेना, सिर्फ फेफड़े की टीबी नहीं, या पेट में हो जाती है, या हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें भी, हड्डियों में ये टीबी की शिकायत आ जाती है। तो टीबी कहां पर भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा फेफड़े में होता है। यहां पर बात आ रही है कि पेट में आपको टीबी हो गया, तो ये फ्लूइड जमा हो जाएगा और उसको मिल्की व्हाइट कलर आ जाएगा। उसके बाद आता है मैलिग्नेंट कैंसर, कैंसर के भी कलर जो है मिल्की आ जाता है, दूध का कलर। लिम्फोमा है, लिम्फ ग्लैंड की कुछ प्रॉब्लम है। क्लाउडी, क्लाउडी का मतलब होता है, मराठी में हम गढ़ूर बोलते हैं, गढ़ूर का मतलब होता है जैसा पारदर्शी होना चाहिए ऐसा नहीं, उसमें कुछ ऐसा टर्बिडिटी आ जाती है ना। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि परफोरेटेड बावेल, देखिए आंत्र में इधर छिद्र पड़ गया, तो ये परफोरेशन का मतलब होता है उसमें होल आ गया, छिद्र पड़ गया आंत्रों को, तो उससे भी ये पेरिटोनियल फ्लूइड जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। पैनक्रेटाइटिस है और बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, जब भी जंतु संसर्ग है तो ये क्लाउडी हो जाएगा। और क्लियर का कब रहता है, क्लियर का मतलब होता है लीवर सिरोसिस, ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे दोस्तों यही होता है का, लीवर सिरोसिस का। जो भी एसाइटिस पेशेंट है वो ज्यादातर मद्यपी होते हैं, अल्कोहल लेने वाले होते हैं, दारू करते हैं, ये सब बातें लीवर सिरोसिस से ज्यादा 80% जलोदर के जो पेशेंट्स है वो कारण लीवर होता है। ठीक है, आगे चलता है।
अभी ये तो हो गया फिजिकल, अभी केमिकल देखो। हमारी पैथोलॉजी लैब में ना हमें फ्लूइड की जांच करवा रहे हैं, एसेटिस जलोदर का फ्लूइड जो है, इसमें हम क्या देखते हैं, अल्बुमिन देखते हैं, प्रोटीन है क्या ज्यादा, प्रोटीन्स है, रेड ब्लड सेल्स हैं, रक्त कण की जो पेशी हैं, व्हाइट ब्लड सेल, ये कितने हैं इसमें, ये सब बातें हम फ्लूइड चेक करवाते हैं पैथोलॉजिकल लैब में। उसके आगे चलते हैं, एक खास टेस्ट है, सीरम असेटिस अल्ब्यूमिन ग्रेडियंट बोलते हैं। अल्ब्यूमिन एक प्रोटीन का ही प्रकार है भैया, तो ये उसको बोलते हैं सैग। सैग नाम की एक टेस्ट होती है, तपास होता है। तो उससे क्या चलता है कि सीरम, ये कैसे निकालते हैं हम, उसका कैलकुलेशन कैसे करवाते हैं, तो सीरम मतलब खून में जो अल्ब्यूमिन लेवल है उसमें ये असेटिक फ्लूइड में जो अल्ब्यूमिन है वो माइनस करवाते हैं। हाँ, जैसे कि 100 माइनस 50 आ गया, 50 रिजल्ट, ठीक है। ये कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलेशन लगाने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो 1.1 ग्राम पर 100 ml आ गई, तो इसका मतलब है ये ट्रांसुडेट है, मतलब उसमें पस नहीं है, ग्रेटर देन 1.1। ओके, ये कभी दिखाई देता है, सिरोसिस, यकृत की बीमारी है, या हार्ट, हृदय की बीमारी, हार्ट फेल्यूर है, तो उसमें ये सैग ग्रेटर देन 1.1 आ जाता है, ठीक है। जब सैग लेस देन 1.1 है तो इसका मतलब इसमें पस है। और पस कब आता है कि जब जंतु संसर्ग ज्यादा है, कभी कभार कैंसर है, और कुछ अलग तरीके का उधर इन्फ्लेमेशन हो गया है पेट में, तो ये सैग लेस देन 1.1 ग्राम पर 100 ml आ जाता है। आगे चलते हैं, पेशेंट हमें पूछते हैं भैया, क्या पूछते हैं कि मेरे को ये असेटिक फ्लूइड की टेस्ट क्यों करवानी होती, किस पेशेंट में करवानी होती है। तो ये सब सिम्टम्स आप देखने से आपको पता चल जाएगा कि जब भी किसी पेशेंट को ना हमें देखने को मिलते हैं कि उसके पैरों के ऊपर ज्यादा सूजन आ रही है, ठीक है, उसके साथ साथ उसमें बैठने उठने में तकलीफ हो रही है, पीठ में ज्यादा दर्द कर रहा है, हाँ, ज्यादा सांस लगने, सांस फूल जाता है उसका चलते समय बैठते समय ना, प्रेशर आ जाता है फेफड़े के ऊपर, पानी भरा हुआ है, पेट बड़ा हुआ गया है ना, थकान महसूस होती है, और ज्यादा से ज्यादा कुछ डाइजेस्टिव पचन व्यापार के संबंध में पेट में दर्द हो चालू हो जाना चालू होता है, कभी कभार कब्ज की शिकायत आ जाती है, अपचन हो जाता है, भूख नहीं लगती, बिल्कुल लॉस ऑफ एपेटाइट, और पेट में गैस हो ऐसा फीलिंग आ जाता है। और जब आपके डॉक्टर जो है ना वो आपको बोलेंगे कि आपका पेट का साइज बड़ा हो गया है, उसमें शायद फ्लूइड है, और फ्लूइड का हमें जांच करवानी है। तो इसके जांच से हमें पता चलता है कि जो फ्लूइड है इसका कारण क्या है, उसका कारण हृदय की विकृति है, हार्ट फेल्यूर है, या हमारी गुर्दे की शिकायत है, किडनी फेल हो गई है, या लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम है, या कुछ जंतु संसर्ग इन्फेक्शन है, या कैंसर की बीमारी है। ये सब पता होने के कारण ये टेस्ट जो है ना पेरिटोनियल फ्लूइड की, वो बहुत फायदेमंद हो सकती है, ठीक है। ये क्या किया जाता है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एन असेटिक फ्लूइड टेस्ट, ये जो टेस्ट करवानी है तो कैसे करवाते हैं, हम हॉस्पिटल में पेशेंट को बुलाते हैं, ठीक है। ये करवाते समय एसेटिक फ्लूइड टेस्ट में डॉक्टर जो लोग है ना वो पहले पेट के ऊपर की सब क्लीनिंग करवाते हैं ना, पूरे शर्ट वगैरह बनियान वगैरह ड्रेपिंग करवाते हैं, हॉस्पिटल के आपको गारमेंट्स कपड़े पहनने होते हैं ना, बाद में उसको पेट को जरा क्लीन किया जाता है, स्टराइल किया जाता है, और उसके बाद पेट के यहाँ जहां हमें स्वीट डालनी होती है वहां पर छोटा सा लोकल स्थानिक स्तर पर भूल का इंजेक्शन देते हैं, भूल आने की मतलब लोकल बोलते हैं, लोकल एनेस्थेसिया, ऐसा नहीं कि पूरा शरीर में हम एनेस्थेसिया दे रहे हैं ना। आप देख सकते हैं डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। देन बट आपको दर्द नहीं हो जाएगा, आपको बहुत आराम से वो निकाल देंगे फ्लूइड। देन एक जो सुई होती है वो वहां पर त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा अंदर डाली जाती है हमारी पेट में, और जो असाइटिक फ्लूइड है वो धीरे धीरे बॉटल में, स्टराइल बॉटल में लेकर वो पैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसको बाद वो अगेन जो होल उधर छिद्र पड़ा है वो अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक वगैरह कुछ करके बैंडेजिंग करवा देते हैं, ठीक है, चिकट पट्टी वगैरह लगाते, स्टेपिंग करवाते, छोड़ देते पेशेंट को। ये देखिए कौन सी टेस्ट वहां पर की जाती है, बाद में ये रिवीजन है, बार बार वही चीजें हैं। असेटिक फ्लूइड टेस्ट देख, पहले मैंने बता दिया, सैक कैलकुलेशन करवाते हैं ट्रांसुडेट एक्सुडेट के लिए। उसके बाद हमारी रेड श्वेत पेशी कितने, सफेद रंग की पेशी कितने, रक्त पेशी कितने, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की जांच की जाती है, उसमें शक्कर कितनी है, ग्लूकोज मेजरमेंट, और ट्यूमर मार्कर, जो कैंसर वाले ट्यूमर होते हैं ना उसके कुछ हिसाब किताब हमें वो फ्लूइड से भी पता चलता है। क्रिएटिनिन लेवल चेक करते हैं, हाँ, उसके बाद लैक्टेट डिहाइड्रोजन, ये सब केमिकल्स है ना, बिलिरुबिन लेवल, टेस्ट फॉर बैक्टीरियल, फंगल, वायरल एंड
इन्फेक्शन के लिए, जंतु संसर्ग के लिए हम चेक करवाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से क्या पता चलता है कि इसमें एबनॉर्मल सेल्स, विकृत पेशी है या नहीं है, इसके इसके अनुसार हम आगे वाली टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये एनालिसिस हमें निदान करने में, डायग्नोसिस करने में मदद करती है कि ये लीवर की बीमारी है और कुछ बीमारियां, और उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल एसेटिक फ्लूइड? जब नॉर्मल एक आधे व्यक्ति का नॉर्मल फ्लूइड है, वो कैसा होता है? वो जनरली क्लियर, साफ होता है, साफ सुथरा, और फेंट पीली रंग का होता है ना, डार्क नहीं होता, पस नहीं होता उसमें। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है वो 50 ml से कम होता है। ये 300 हमारी श्वेत पेशी, सफेद पेशी, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसमें, और मेनली लेस देन 250 न्यूट्रोफिल स्पेसिफिक प्रकार के जो श्वेत पेशी है उनका प्रमाण और भी कम होता है। ठीक है, जनरली जब नॉर्मल वाली चीज है तो वहां पर आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल, रक्त कण पेशी बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, आगे चलता है। प्रोटीन का प्रमाण कितना होता है? यहां देखिए, जो एसिटिक फ्लूइड है उसमें 4.1 ग्राम पर डीएल इससे कम होता है, और ग्लूकोज शक्कर की जो रेंज होती है वो 70 टू 100 मिलीग्राम पर 100 ml हो जाती है। जब माइक्रोस्कोपिक के नीचे हम वो स्लाइड बनाकर देखते हैं डॉक्टर लोग, पैथोलॉजिस्ट, तो उनको कोई कैंसर की सेल नजर नहीं आती, कोई बैक्टीरिया नॉर्मल में, फंगाई वगैरह नहीं दिखाई देते। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक लिखा है कि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट जो है वो निगेटिव आ जाती है, और अमाइलेज का जो प्रमाण है, जो पैनक्रियाटाइटिस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका रेंज, नॉर्मल रेंज 138 टू 400 यूनिट्स पर लीटर हो जाता है। अल्कलाइन फॉस्फेटस नाम की एक केमिकल होता है, उसकी रेंज जो होती है वो 87 टू 250 यूनिट्स पर लीटर होती है। फीमेल्स, ये मेल में है, और फीमेल में सॉरी, ये फीमेल में और मेल में थोड़ा सा मतलब ये रेंज 90 टू 240, ज्यादा फर्क नहीं इसमें, ये मेल में हो जाती है। आगे चलते हैं, कलर की बात करते हैं। व्हाट कलर इज द एसिटिक फ्लूइड? एसिटिक फ्लूइड इज टिपिकली क्लियर और लाइट येलो, सब पतला सा पीला रंग उसको होता है। हाउएवर एबनॉर्मल कलर, जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसकी पैथोलॉजी मतलब विकृति को सूचित करेगा। रेड कलर क्या होता है? ट्रॉमा, कहीं पेट के ऊपर कुछ हमला हो गया, किसी व्यक्ति ने हत्यारा उसके ऊपर डाला, तो ये ब्लीडिंग हो सकता है। कभी कभार जो कैंसर की ग्रोथ है वो अंदर आंत्र के बीच में घुस जाती है, और हिमोरेजिक पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियास की भी शिकायत हो सकती है। उसके बाद देखिए, ग्रीन जब कलर हो जाता है ना, पेरिटोनियल फ्लूइड में ग्रीन भी होता है, हरा रंग का, तो इसका मतलब होता है जो हमारी पित्ताशय बोलता है ना, जहां पर लीवर से बाइल बनता है, वो बाइल कहां पर होता है? ये यकृत के पीछे एक गॉल ब्लैडर होती है ना, तो उसमें ये संचित होता है, तो इससे भी ये पीलिया रंग आ जाता है। इंटेस्टिनल परफोरेशन, कभी कभी आंत्र को छिद्र पड़ जाते हैं, और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में ये ग्रीन कलर भी हो सकता है। अब ये देखिए, चाइलस और टार्बिड एसाइटिस हैज वेरियस पोटेंशियल कॉजेज। जब भी उसमें गढ़ुलता आ जाएगी, उसमें कार्बिडिटी आ जाएगी, तो बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। एनी अनयूजुअल कलर जब आ जाता है, नॉर्मल कलर नहीं है, तो हमें सावधान, ऐसे मतलब डॉक्टर लोगों को ये पता चलता है कि हमें जरा पेशेंट को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। ठीक है, हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर एन एसेटिक फ्लूइड टेस्ट? ठीक है, तो इसके लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए पेशेंट की तरफ से, डॉक्टर लोग बताते हैं, समझा देते हैं। तो उसके लिए उसको फास्टिंग करना पड़ता है। जनरली ये टेस्ट जो है ना, सुबह सुबह हम हॉस्पिटल में करवाते हैं, तो दोपहर को भी करवा सकते हैं। तो पहले 6 घंटे पहले उसको कुछ ने खाना पीना नहीं चाहिए, उसके नाश्ता वगैरह नहीं करना चाहिए, चाय बिस्कुट्स नहीं खानी चाहिए, लंच वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना, पेशाब को जाना चाहिए। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होती है ना, उसका खाली होनी चाहिए। और जो पेशेंट को हम बिठाते हैं कि पेट मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सुलाते हैं, ऐसा एक टिपिकल एंगल देकर उसको बेड के ऊपर बिठाया जाता है। 45 टू 60 डिग्री का एंगल देने से, ऐसा जैसे मैं बैठ रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा नीचे ये करके पोजीशन देके उसको हम ये डिग्री में बैठाते हैं। ये डॉक्टर जो होता है वो, जैसे मैंने पहले कहा, क्लीनिंग करता है, स्टराइल करता है, और वो सुई के द्वारा फ्लूइड निकाल देता है। ठीक है, ये जो असेटिस है, ऐसे कुछ लोग हमें पूछते हैं कि इसको खून की जांच के, असेटिक फ्लूइड की तो पूरी अभी हमारी माहिती हमें मिल गई, तो हम प्रश्न ऐसा है हमारा कि खून को जांच करके मतलब ब्लड टेस्ट करके असेटिक के बारे में कुछ पता चलता है क्या? तो उसका आंसर है हाँ, थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाता है कि जैसे कि हमारी खून की जांच की
और उधर एलिवेटेड अमोनिया है, अमोनिया नाम का एक केमिकल है, उसकी लेवल बढ़ गई, तो इससे पता चलता है कि हमारी आंत्र जो आंतड़ी है ना, इंटेस्टाइन, वो रप्चर हो गई है, वो टूट फूट गई है। और उसके साथ साथ कभी कभी उसको स्ट्रैंगुलेशन हो जाता है, मतलब एक तरह का ट्विस्टिंग आ जाता है आंत्र में, तो ये अमोनिया बढ़ जाएगा। उसके साथ जब भी कभी अमाइलेज की लेवल बढ़ गई है हमारी, तो ये पैनक्रियास की प्रॉब्लम सजेस्ट करता है, और इंटेस्टिनल नेक्रोसिस, मतलब पूरा का पूरा रक्त प्रवाह खंडित होने के कारण आंत्र के कुछ हिस्से मर गए हैं। ऐसे हमें पता चलता है जब खून में अमाइलेज की लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, लो ग्लूकोज शक्कर की खून में बोल रहा हूं मैं, कैन एसोसिएटेड विद ट्यूबरक्यूलोसिस एंड बैक्टीरियल असाइटिस की संभावना हो सकती है। ये जब हम टैपिंग वगैरह करवाते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि हमें ये टैपिंग करवानी है, फ्लूइड जांच करवानी है, तो पेशेंट के मन में आशंका आती है, ये डेंजरस लगता है, सुई अंदर डालनी है वगैरह वगैरह, तो थोड़े बहुत तो उसके साथ रिस्क है, फिर ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है जब अच्छी तरह से अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और सब क्या बोलते हैं ना, स्टराइलिटी के अच्छे तरह से कर दिया है और एक्सपर्ट डॉक्टर है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है, ये नीडल जब हम अंदर डालते हैं ना, तो बाय चांस, ये बहुत रेयर है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कॉमन हमेशा होता है, बिल्कुल कभी कभार हो सकता है, 1 in 1 लाख वगैरह केस में, तो परफोरेशन अलग किसी पार्ट को हम डैमेज कर सकते हैं, है ना, मतलब कभी कभार आंत्र को वो पंक्चर हो सकता है, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको पंक्चर हो सकता है वो, और कभी कभार रक्तवाहिनी पंक्चर हो सकती है, और कभी कभार इन्फेक्शन उसके द्वारा ज्यादा फैल सकता है। ठीक है, और कभी कभार ये करते समय ना पेशेंट इतना टेंस हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, तो उसका बीपी भी थोड़ा सा कम होने लगता है, डॉक्टर लोग तुरंत उसके ऊपर इलाज करते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ सावधानी के लिए एक साइंटिफिक शास्त्रीय माहिती आपको होनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है, होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे अलग वाली बात, अभी फ्लूइड की जांच की बात की, अब ये थोड़ा सा दूसरा थोड़ा सा एक विचार है कि जो हमारे सामने ना असाइटिस वाला पेशेंट है, हमारे हॉस्पिटल में असाइटिस का पेशेंट आ गया, तो हम क्या क्या ज्यादातर उसकी जानकारी कैसी कैसी लेते हैं और क्या क्या लेते हैं, उसके बारे में ये चर्चा चल रही है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, हमारी डिस्पेंसरी में, क्लिनिक में, ओपीडी में, हॉस्पिटल में, जो पेट में पानी होने वाला जो पेशेंट है, जलोदर का पेशेंट, एसाइटिस का पेशेंट, उसकी कौन सी तरह से एग्जामिनेशन तपासनी की जाती है। ठीक है, तो पहली है, हम तो नाम, पता, उम्र, सब बातें लेते हैं कि कब से है, कैसे कैसे ये बढ़ रहा है पानी, पहले आपको तकलीफ क्या थी, आप उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं हम व्यक्तिगत रूप से, आप क्या खाना खाते हैं, आपका नौकरी धंधा क्या है, सब पूछते हैं, पहले कुछ आपको बीमारी हो गई थी क्या, पहले कुछ सर्जरी हो गई थी क्या, है ना, पूछते हैं सब बातें, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, मद्य दारू पीते नहीं पीते, स्मोकिंग करते नहीं करते, ये सब बातें धीरे धीरे करके केस पेपर पर उसकी नोंद हम करवाते हैं। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। पहले तो जो पेट है ना, उसमें डलनेस, ये क्या हो जाता है, पहले तो सिर्फ आंत्र में हवा है? वो भरा हुआ नहीं है ना पेट, खाली है, खाली है, तो खाली होने से क्या जाता है, उसके ऊपर जब हम परकशन टेस्ट करवाते हैं ना, टम 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 करके, तो ऐसा रेजोनेंट साउंड आ जाएगा। जब अंदर कुछ ट्यूमर है, मतलब स्टोन जैसा कुछ मास है, या ज्यादातर फ्लूइड हो गया है, तो उसका साउंड जो है, एयर ही जब अंदर हवा है तो साउंड अलग आ जाएगा, जब अंदर क्या बोलते हैं स्टोन जैसी कुछ ट्यूमर है तो साउंड अलग आ जाएगा, और जब पानी भरा हुआ है तो भी साउंड अलग आ जाएगा। जब पानी अंदर होता है तो उसको बोलते हैं डल नोट। दो शब्द आपके मन में घुस जाने चाहिए, एक तो है हवे का जो साउंड है, उसको बोलते हैं रेजोनेंट नोट, टम टम टम, रेजोनेंट नोट, टम 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 टम। यहां पर देखिए, ये मैं करके दिखाता हूं, ऐसे ये यहाँ पर पेट है, ऐसा आपको कल्पना करना चाहिए, मेरे यहाँ पर इस साइड पर पेट है, और हम बाहर से ऐसा टक 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 सुनाई देता है मेरे को। डॉक्टर जब ये कहते स्टेथोस्कोप नहीं, हाथ से करता है, परकशन बोलते, क्या बोलेंगे उसको, परकशन। तो परकशन का मतलब टम टम, टम टम करने से पता चलता है कि हवा है, पानी है, या ट्यूमर स्टोनी कोनी मास है। तो ये होता है पहला रेजोनेंट नोट, पानी होने से होता है डल नोट, और जो
ट्यूमर जैसा बहुत सॉलिड मास है तो बहुत ही उसको डल नोट आ जाता है ना, स्टोनी डलनेस बोलते हैं। स्टोनी डलनेस, STONY, बहुत मंद ध्वनि आ जाता है। वातज ध्वनि ऐसा बोलता है जब हवा अंदर होती है ना, रेजोनेंट टम टम डुप डुप डुप। साउंड में फर्क दिख रहा है क्या आपको? टम 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 डुप डुप। हम तबला वगैरह बजाते हैं ना, तो देखिए कैसे आवाज आता है, डिम 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 डिम, और ये डुप डुप डुप, ये ऐसा अलग साउंड है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पानी की वजह से साउंड वो बदल जाता है, ठीक है, वो डल हो जाता है, शिफ्टिंग डलनेस। या आगे चलकर डिटेल में आपको समझाऊंगा ये कैसा किया जाता है, ठीक है ना। फ्लूइड वेव, अंदर तो पानी है, तो पानी सागर जैसा होता है, लहर आ जाती है टप, यहाँ से ऐसा में एक मानो कि आप नदी बह रही है और हमने उसके ऊपर एक खड़ा फेंक दिया, ऐसा ऐसे लहर चली जाएगी ना। उसी तरह मानो कि हमारा पेट है ना, थोड़ा खड़े होकर बताता हूँ, यहाँ देखिए आप, तो इधर यह पेट में पानी है मेरा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा किया तो ये लहर जो है ना इधर से उधर जाएगी, टक, यहाँ क्या, उधर से लहर यहाँ पर आ जाएगी। देख रहे हैं ना आप, ये पेट की बात मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे चलकर उसका वर्णन भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ decreased breath sound or the dull percussion in the lower chest or physical examination is diagnostic of pleural effusion beside ascites। मतलब जब प्लूरल इफ्यूजन होता है पेट के साथ साथ कई लोगों में, सभी में नहीं, बाई चांस जब फेफड़े में भी पानी हो गया है, उसको बोलते हैं प्लूराइटिस या वेट प्लूरसी, तो इसमें भी ये डल साउंड आ सकता है, ऐसा हम बता रहे हैं। एक साथ होने की संभावना कई कबार होती है, सब दफा नहीं होती, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स इन पेशेंट विद असाइटिस कैसे कैसे होते देखिए, यहाँ पर ज्यादा आपको मिलेंगे कि लीवर की बीमारी सजेस्ट करने वाले कुछ चिन्ह मैंने लिखे हैं यहाँ। यकृत की बीमारी हो गई है, ये इस चिन्ह से पता चलता है। पहले तो है कि पेशेंट है तो पेशेंट है, पेशेंट है तो पेशेंट है, मतलब वो उसको कुछ तकलीफ हो रही है, ये देखने से ही पता चलता है। पेशेंट की बीमारी सिर्फ उसकी चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं ना, आने जाना बैठने की जो बातें करने की जो सब स्टाइल होती है ना, उससे पता चलता है कि इसको कुछ भैया तकलीफ है। तो पेशेंट एपियर्स इल, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट की बीमारी उसके देखने से ही डॉक्टर को पता चलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कई कबार क्या होता है इन पेशेंट में जब इंफेक्शन होता है तो ये हम पहले वाइटल साइंस देखते हैं। वाइटल साइंस का मतलब होता है तीन प्रकार के चिन्ह। एक पल्स रेट होता है, ये वाइटल इंपॉर्टेंट, वाइटल का मतलब वेरी मच महत्वपूर्ण ये चीजें हैं। नाड़ी होती है हमारी, ब्लड प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, रेस्पिरेटरी रेट होता है, कितने दफा सांस चल रही है। तो इसमें थोड़ा सा बुखार होने की संभावना है, कभी कभार ज्यादा टेम्परेचर, कभी कभार कम टेम्परेचर भी हो सकता है। जब न्यूट्रिशन कम है, बिल्कुल खा पी नहीं रहे पेशेंट, तो हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, हाथ पैर को बहुत बहुत ठंडे ठंडे लग रहे होंगे, कभी कभार बहुत बुखार है तो गरम गरम लगेंगे सब हाथ पैर वगैरह, है ना, स्किन का टेम्परेचर। टैकिपनिया, टैकिपनिया का मतलब होता है, देख रहे ना, सांस चल रही है मेरी, जोर जोर से सांस सही चल रही है, तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना। नॉर्मली ये 14 प्रति मिनट होता है, तो ये सांस बढ़ जाएगी। उसमें एक प्रकार का टिपिकल इरेगुलरिटीज हो जाता है, उसको बोलते हैं कुशमाउल रेस्पिरेशन। कुशमाउल ये शास्त्रज्ञ का नाम है। एक प्रकार का विकृत श्वसन व्यापार हो जाएगा, उसको बोल रहा है कुशमाउल। ये बातें सब स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। जब बहुत ही पेट फूल गया है, पेट में पानी हो गया है, जलोदर हो गया है, उसका प्रेशर फेफड़े के ऊपर आ रहा है, तो ये बन जाएगा विकृत श्वसन, कुशमाउल रेस्पिरेशन। आगे चलते हैं। स्किन देखने से लीवर की पता चल जाता है। मतलब स्किन का मतलब ये नाखून देख लेंगे हम या कंजंक्टिवा देख लेंगे ना, म्यूकस म्यूकोजल लाइनिंग, तो इसमें पीलिया रंग आ जाएगा जॉन्डिस की वजह से। कई कबार ब्रूसेस हो सकते हैं, कई कबार एक टिपिकल है स्पाइडर एंजियोमा, रक्तवाहिनी का प्रसारण होने से, ये टिपिकल यकृत की बीमारी सजेस्ट करते हैं। और ये देखिए इक्टेरिक स्क्लेरा, यहाँ पर, यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर देख रहे हैं ना, पीलिया रंग आता है, पीलिया जॉन्डिस में, ये लिवर की पीला पीला हो जाता है सब। व्हाइट कलर जो है ना, रेड कलर नहीं, ये जो पूरा व्हाइट देख रहे हैं ना मेरा व्हाइट,
वो व्हाइट के ऊपर पीला आ जाता है, नीचे तो एनीमिया पता चलती है, यहाँ पर ज्यादा पीला नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि जो सफेद रंग दिख रहे हैं ना मेरा, उसका स्क्लेरा बोलते हैं, सफेद रंग है ना, उसमें पीलिया रंग आ जाता है, उसमें पीला कलर आ जाएगा। तो समझ लो कि ये जॉन्डिस है, पीलिया व्याधि है, और उसकी कारण लीवर हो सकती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक, गर्दन देखनी है हमें। उधर भी कुछ जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, यहाँ पर जो नसें होती हैं या वेसल्स होते हैं ना, या ये क्या हो जाता है, देखो यार, देखो यार, या पेट में मेरे को फ्लूइड है ना, तो रक्त संचरण में प्रॉब्लम आ जाता है, और रक्त संचरण में प्रॉब्लम आने से ना आगे आगे खून नहीं जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, और यहाँ की जो नसें है, वेसल्स है, वो फुल जाती हैं। इसके बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, और एक टेस्ट किया जाता है हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स। जब लीवर के ऊपर जब डॉक्टर लोग प्रेशर देते हैं, तो यहाँ पर वो इंडिकेट हो जाता है, उधर का फुल जाती है जो सीरा है वो, तो उसको बोलते हैं हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स। यकृत के ऊपर दाब देने से ऊपर वाली रक्तवाहिनी प्रसारित होने वाली, ठीक है। आगे चलकर देखेंगे कि लंग्स, फेफड़े में भी कभी कभार डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स हमें मिल जाएंगे प्रेशर की वजह से। डल परकशन इन द लोअर चेस्ट, फेफड़े के नीचे वाले हिस्से में, ये परकशन बता दिया ना मैंने भैया, इसको बोलते हैं कि परकशन है ना, टैपिंग करना, तो ये भी डल हो जाता है, कभी कभार उसमें भी फ्लूइड आ जाता है। हार्ट की बात करते हैं, हृदय, इसमें देखिए नॉर्मली कैसा होता है हमारा हार्ट साउंड, लब डप लब डप लब डप, है ना, हार्ट साउंड, उसको बोलते हैं एच एस। नॉर्मली कितना होता है मालूम है आपको? घबराइए मत, इसीलिए तो ये लेक्चर्स आपको देख रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर देशपांडे के द्वारा ज्ञान मिलता है, अच्छा अच्छा आसान तरीके से शास्त्रीय ज्ञान मिलता है, और बहुत सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो हृदय जो है ना, उसका लब डब 72 72 प्रति मिनट होता है, उसमें सिर्फ दो साउंड हमें सुनने को मिलते हैं। फिर एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, हाँ, ये S3 और S4 ज्यादा, थर्ड और फोर्थ, नॉर्मली तो ठीक है फोर्थ साउंड होंगे भी, वो थर्ड और फोर्थ साउंड जोर जोर से सुनने को आना, ये विकृति है। और एक है गैलोप रिदम, ये भी रुद्ध ध्वनि की विकृति सजेस्ट करता है, मतलब लब डप के बजाय लब डप, लब डप ठप, लब डप ठप, तीन तीन साउंड आ रहे हैं, तीन तीन साउंड एक दफा, तो ये विकृति है उसको। या और इसका कारण क्या है, ये जलोदर है, पेट में पानी होना, ये हृदय के ऊपर, और नहीं तो ऐसा होता है कि ये पानी जो भर गया है ना, उसका कारण हृदय विकृति। मैंने पहले बहुत सारे कारण बताए, कैंसर भी बता दिया आपको, लिवर सिरोसिस भी बता दिया है, आंत्र की परफोरेशन, छिद्र पड़ना, ये भी बता दिया। तो उसी तरह जब भी हृदय विकृति के कारण, जैसे कि CCF बोला जाता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर, तो उसमें ये जब जलोदर हो जाएगा तो ये ज्यादा विकृति दिखाई देगी। लिवर के कारण जलोदर है तो ये हृदय की विकृति देखने का संभावना कम होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी देखिए एब्डोमेन में, पेट में क्या क्या दिखेगा हमें, ये पेशेंट है ना, जलोदर वाला पेशेंट, पहले तो पेट बड़ा हो जाएगा, डिस्टेंशन, उसके बाद टेंडरनेस इन द राइट अपर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। हाँ, ये खड़े होकर दिखाता हूँ, ये राइट साइड है मेरी। हाँ, ये रीढ़ की हड्डी के नीचे यहाँ लीवर होता है, हाँ, यहाँ स्प्लीन होती है, पेनक्रियाज यहाँ पर ही, यहाँ पर हाथ लगाया, ऐसा कर दिया पेशेंट ने, तो उसको बोलेंगे टेंडरनेस। थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिकल भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। स्प्लेनोमेगैली, स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा, है ना, तो स्प्लेनोमेगैली भी हो जाती है। कापुट मेडुसा एक स्पेसिफिक लक्षण है जिसका नाम है कापुट मेडुसा। ये लीवर जब खराब हो जाता है तो इसमें दिखता है, क्या देखिए, इसका मतलब अर्थ होता है कि जो हमारी नाभि है, अम्बिलिकस है, हाँ, बीच पेट के बीच में है ना, वो खड्डा होता है ना, अम्बिलिकस बोलते हैं, नाभि बोलते हैं, उसके सबोतार की जो वेन्स है वो प्रसारित हो जाएगी, तो डिस्टेंडेड, वो रक्त से भरी हुई देखी होती है, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, लीवर की वजह से हमारे पेट के रक्तवाहिनी के ऊपर दाब आ जाता है, ट्रैफिक जैम की वजह से। लीवर सिरोसिस एक प्रकार के ट्रैफिक जैम है, लीवर सिरोसिस एक प्रकार का ट्रैफिक जाम है, उसके द्वारा पोर्टल हाइपरटेंशन, मतलब पेट में रक्तवाहिनी के ऊपर रक्त का दाब बढ़ जाना, तो ये रक्तवाहिनी प्रसारित होती है, और उसका फैलाव जो होता है, यहाँ पर ये अम्बिलिकस है, तो यहाँ जैसे सूर्य किरण होते हैं ना, सभी सबोताल, ये प्रसारित होने का मतलब चिन्ह होता है कापुट मेडुसा। उसका आगे है गायनेकोमेस्टिया, ये क्या है, ये हमारी ब्रेस्ट है ना, पुरुष पुरुष में, ये चेस्ट वाली, स्तन वाली, जो ब्रेस्ट वाला जो है ना साइज,
वो बिल्कुल स्त्रियों के जैसा बड़ा हो जाता है। पुरुष में मैं बता रहा हूं कि जब लिवर डैमेज हो जाएगा तो पुरुषों में, जेंट्स में ये स्तन जो है वो लेडीज जैसे बढ़ जाएंगे। तो उसको नाम दिया गया है गायनिकोमेस्टिया। ये हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है, ये लीवर की प्रॉब्लम की भी वजह से होता है। तो हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाकर ये दिखाना पड़ता है कि सर तो मैं तो जेंट्स हूँ, फिर मेरे को ये लेडीज जैसे मेरे को बहुत शर्मिंदा हो रहा हूं मैं, क्यों ऐसा मेरा चेस्ट या स्तन बड़ा बड़ा दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है मेरे में। तो ये सब बातें स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। बैक, पीठ के ऊपर जब प्रेशर आ जाएगा तो ज्यादातर आगे से ये प्रॉब्लम आ जाता है, पीठ वाले बाजू में कोई ज्यादा तकलीफ या ज्यादा विकृति हमें नहीं दिखाई देती। उसके बाद आता है टेस्टिकुलर एट्रोफी, लिवर की खराबी होने के कारण उसके साथ इसका एफेक्शन, उसका परिणाम कभी कभार पुरुषों के अंडकोश में भी हो जाता है। उसमें एट्रोफी का मतलब उसका साइज कम हो जाएगा। जब साइज कम हो जाएगा तो जो शुक्राणु निर्मित की प्रक्रिया है उसमें भी उसका प्रॉब्लम आ सकता है, और उसमें भी पुरुष में बच्चा न होने की शिकायत पैदा हो सकती है। न्यूरोमस्कुलर, पेशेंट में नॉट बी ओरिएंटेड, जब भी ज्यादा ये कोमा में पेशेंट जाएगा, सेप्टिसेमिया हो जाएगा, बड़ी गंभीरता आ जाएगी ये जलोदर के कारण, हॉस्पिटल में आईसीयू में आप एडमिट हो जाएंगे, तो उसका असर उसके ब्रेन के ऊपर भी हो जाएगा, और वो लोगों को कभी कभार पहचानने में या कितने बजे है, टाइम कितना है, आप कहाँ पर है, ये वो पेशेंट नहीं बता सकेगा। उसके बाद उसके मेंटल स्टेटस जो है उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वगैरह आ सकता है। उसके बाद होता है फ्लैपिंग ट्रेमर। उसके जब हाथ सीधे करने के लिए बोलेंगे तो जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं ना उसमें ये ट्रेमर्स, ये देखिए थर 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 देख रहे हैं ना आपको, हिल रहे मेरे बेट, तो उसको ट्रेमर्स बोलते हैं। उसके बाद क्लोनस, जब हम रिफ्लेक्सेस वगैरह लेते हैं जॉइंट्स के ऊपर, तो उसमें भी ये थोड़ा सा रिफ्लेक्स जो है एग्जागरेटेड मिल जाता है हमें। पिटिंग इडिमा ऑन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, हमारे पैरों के ऊपर खड्डा बन जाएगा जब हम प्रेशर देंगे, तो इसका मतलब है पिटिंग इडिमा है, वहां पर शोथ है, वहां पर सूजन है। और कभी कभार हमारी कई मसल जो है उसमें शुष्कता आ जाती है, मस्कुलर, क्योंकि जो कारखाना बंद पड़ गया हमारा, फैक्ट्री जो है ना लीवर वाली वो बंद हो गई है, तो उसकी वजह से उसका परिणाम पूरे शरीर के ऊपर एक प्रकार और अलग प्रकार से हो सकता है। आगे चलते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो टिपिकल टेस्ट होती है ना वो कैसे किया जाती है। देखिए पहला टेस्ट का नाम है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर सकता हूं तो बड़ा कर देता हूं थोड़े थोड़े आपको देखने में। ये फ्लूइड थ्रिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लूइड थ्रिल। पेशेंट बिस्तर के ऊपर, उसके ऊपर लेटा दिया जाता है, उसके जो पैर है वो पेट के साथ लेने को बोला जाता है, थाइज आर फ्लेक्स्ड, एंड जो पेशेंट है या असिस्टेंट है डॉक्टर का उसको बोला जाता है ये देखिए पेट के बीच में ऐसा हाथ रखो। और जो डॉक्टर है वो क्या करता है, ये बीच में अम्बिलिकस के यहाँ ऐसा हाथ रखा है उन्होंने, उसके बाद डॉक्टर लोग टैप करते हैं दाहिने साइड से या बाएं साइड से, ठीक है। प्लेस द लेफ्ट पाम ओवर द लेफ्ट फ्लैंक एंड शार्प टैप, टम ऐसा धक्का मारते हैं राइट फ्लैंक विद द फिंगर्स। ये देखिए यहाँ पर टैपिंग हो रहा है, और उसका जो लहर हो जाएगी ना, पानी की लहर, वो इस बाजू में वो डॉक्टर ये हाथ रखा है तो फील नहीं करेगा, ठीक है, हाथ निकाला तो वो फील करेगा। ए फ्लूइड थ्रिल और शॉक वेव इज फेल्ट बाय द लेफ्ट पाम एज ए डेफिनेट इंपल्स। मेथड कैन आल्सो बी डन बाय टैपिंग द, यहां से भी टैप कर सकेंगे बाएं बाजू से या दाहिने बाजू से भी हम टैप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्लूइड थ्रिल ये पानी कब होता है, एक तो जलोदर है, असाइटिस है, दूसरे ओवेरियन सिस्ट में भी थोड़ा पानी हो सकता है, और तीसरा ये टेस्ट निगेटिव आ जाती है। ओवेरियन सिस्ट और ओबेसिटी में पानी जैसा लगता है, पानी नहीं होता, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, तो उसके लिए फॉल्स पॉजिटिव भी टेस्ट आ सकती है। एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ द फ्लूइड इज नेसेसरी। पेट के अंदर जब 2 लीटर से पानी है, 2 लीटर या 2 लीटर से ज्यादा, तब ही ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है, उससे कम पानी है तो ये टेस्ट नहीं मिल सकती आपको। फ्लूइड शुड रिमेन अंडर टेंस। फ्लूइड थ्रिल इज नॉट ए डेफिनेट साइन ऑफ असाइटिस, ये ऐसा मतलब नहीं कि हम स्टैंप लगा देंगे कि ये जलोदर वाला पेशेंट है। उसके साथ अलग एक टेस्ट की जाती है, उसका नाम है शिफ्टिंग डलनेस। यहां पर देखिए, यहां लिखा है शिफ्टिंग डलनेस इज द श्योरेस्ट साइन फॉर द असाइटिस। ये हमारी स्टूडेंट्स को हम ये इसमें ओरल वाइवा में पूछते हैं कि कौन सी टेस्ट है, वो बोल देता है हमें, सर एक फ्लूइड थ्रिल होती है, एक तो शिफ्टिंग डलनेस होता है, एक सर हॉर्स शू शेप्ड डलनेस होता है। हाँ ये सब पूछते हैं हमें वो।
तो इसमें शिफ्टिंग डलनेस इज द 100% बराबर की टेस्ट होती है। उसके बाद जब फ्लूइड निकाला जाएगा तो उससे भी पता चल जाएगा। ये देखिए परकशन करना है, बता दिया ना मैंने, परकशन टैपिंग करना है। टिम्पैनिक नोट ओवर द लीवर, स्प्लीन एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये सब जगह पर यकृत, प्लीहा, इसके रीजन पर हम टैपिंग करते हैं। इफ ब्लैडर इज फुल और यूटेरस इज एनलार्ज, वहां पर डल नोट आ जाएगा। ठीक है। टिम्पैनिक नोट प्राकृत अवस्था में ओवर द स्टमक एंड कोलॉन, आंत्र के ऊपर कैसा नोट होता है, उसका नाम देखिए कैसे लिखा है, टिम्पैनिक। ये शब्द भूलना नहीं। हाँ, टिम्पैनिक नोट होता है जब हवा अंदर होती है, एयर होता है। और एयर कैसे होता है, जब आमाशय है और या हमारा आंत्र है, उसमें तो एयर ही है। ठीक है। परकशन फॉर अपर बॉर्डर ऑफ द लीवर, ये कैसे करते हैं बताया है। परकस फ्रॉम द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ऊपर वाली हड्डियां नहीं, यहां पर नीचे नीचे जाएंगे हम, और जहां पर मिड क्लेविकुलर लाइन, ये बीच में से हम लाइन बनाकर नीचे जाएंगे, तो जब लीवर आ जाएगा तो अपने आप वो साउंड चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम फेफड़े के ऊपर है तो उसमें टिम्पैनिक नोट है, जब लीवर आ जाएगी तो डल नोट हो जाएगा। ठीक है। नॉर्मली वो कहां पर मिलती है आपको डल नोट, लीवर वाली 6 इंटरकॉस्टल स्पेस में मिलती है हमें। आगे चलते हैं। ये देखिए हॉर्स शू शेप्ड डलनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इन मॉडरेट असाइटी, जब पानी थोड़ा बहुत उधर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द सुपाइन पोजीशन ऑफ द पेशेंट इज कन्फाइंड टू द फ्लैंक and the dependent parts and the hypogastrium. So in supine position, the epigastrium, umbilical areas are tympanic on percussion, but a horseshoe-shaped dullness with concave upper border is elicited due to the dull flanks and dull hypogastrium. ये खड़े रहकर मैं आपको बता देता हूं। देख रहे हैं, ये मेरा पेट है, पेट है, देख रहे हैं ना, यहां मेरे अम्बिलिकस है बीच में। ठीक है। ये दोनों साइड है, यह दोनों साइड फ्लैंक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फ्लैंक। यहाँ मेरा आमाशय है, यहाँ मेरी आंतड़ी है। ठीक है। ये फ्लैंक है। तो पानी जब हो जाएगा पेट में मेरे को, या बीच में नहीं पानी रहेगा, वो साइड में जाएगा ना, यहाँ यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जमा हुआ है। अभी मैं पेट, ऐसा मानो कि मैं लेट रहा हूँ हमारी बेड के ऊपर, तो ये जो पानी है मेरा, पानी यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर और निचले वाले हिस्से में यहाँ पर। ठीक है। तो ये एरिया कैसे हो गई, देखो यहाँ और यहाँ, यहाँ चल देना, ये कैसा आकार हो गया, इस आकार कैसा आकार, हॉर्स शू, घोड़ा मालूम है ना, घोड़ा, तो उसकी नाल कैसी होती है, हॉर्स शू, यू यू शेप्ड होता है ना। ये देखो यू बनाया ना मैंने, यू। तो यहां पर डल है, या बीच वाले एरिया में हम टैपिंग करेंगे, ये तो कैसा है, ये टिम्पैनिक नोट है, और यहां पर डल, यहां पर टिम्पैनिक। सो डल नोट कहां कहां पर है पानी की वजह से, हॉर्स शू शेप डलनेस, हॉर्स शू शेप डलनेस, हॉर्स शू शेप डलनेस। ये पता चल गया आपको, आपको डायरेक्ट बता दिया मैंने। ठीक है। आगे चलते हैं। अभी देखिए शिफ्टिंग डलनेस, पहले तो ये पढ़ लेते हैं और बाद में थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। पेशेंट लाई इन द सुपाइन, बेड में उसको लिटाएंगे, जो पांव है वो नजदीक लाएंगे। देन पेशेंट इज आस्क्ड टू इवैक्यूएट द ब्लैडर, ब्लैडर खाली करनी होगी, पेशाब को जाकर आना होगा। नाउ द परकशन शुड स्टार्ट फ्रॉम द एपिगैस्ट्रियम इन द मिड लाइन फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड्स। नोट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टिम्पेनिसिटी। ठीक है। यूजुअली इट इज अराउंड द अम्बिलिकल, उधर मैंने अभी जैसे बताया वो एयर है अंदर। ठीक है। टिम्पेनिक नोट है। नाउ द परकस लैटरली टू वन साइड फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टिम्पेनिसिटी नोटेड इन द मिड लाइन। व्हेन यू गेट ए डल नोट, मार्क इट विद द बॉल पेन, कुछ मार्किंग करना पड़ेगा आपको। Continue the percussion towards the flank to diagnose that the dullness is continued and not localized over due to the colonic growth. Now turn the position to the left side of the patient. Wait for half minute. Now percuss the dull note noted in the right flank, which is marked in the ball pen. This point will be tympanic now. Go on percussing up to the end point of right flank, which now shows the tympanic resonance, but the midline, which was tympanic, it will be dull. घबराइए मत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 2 मिनट सिर्फ ध्यान पूर्वक मैं आपको बताना चाहता, बहुत ही आसान है। पहले हॉर्सशू शब्द तो बता दिया आपको, वो वीडियो जाकर 2 मिनट पहले लेकर फिर चेक करवा दी। अभी मैं शिफ्टिंग डलनेस भी खड़े होकर ही बता देता हूँ। ये खड़े होकर नहीं की जाती है, सिर्फ समझाने के लिए, मेरे को माफ कर दीजिए, फिर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए मैं लेटा हुआ हूं, बेड के ऊपर मैं लेटा हूं। ठीक है। बीच वाले का क्या बोला था मैंने, एयर है। हाँ, तो ये कैसे है, कैसे है, ये टिम्पैनिक है, यहां पर पानी है,
अभी नहीं है। इमेजिन, कल्पना करना है, ये डल नोट है। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, डॉक्टर लोगों को ऐसा एक बाजू में उसको मतलब टर्न करना है, पेशेंट को एक बाजू में ऐसे शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद यहाँ वाला जो पानी था ना, यहाँ वाला पानी वो नीचे जाएगा। समझ रहे आप, ये एक पानी था वो ग्रेविटी की वजह से दूसरे बाजू में जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो डल नोट था, अभी पानी तो चला गया, तो यहाँ पर कैसा नोट आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ये टिम्पेनिक नोट हो जाएगा। और यहाँ जो मेरी अम्बिलिकस थी वहां पर अभी पानी आ गया है, तो उसका नोट कैसे हो गया, डल नोट हो गया। तो एक साइड पर उसको लेने के बाद टर्न करना है, टर्न ऐसे पेशेंट को टर्न करना है, तो पानी ग्रेविटी की वजह से ऐसा उस साइड पर चला जाएगा। तो फ्लैंक में जो पानी था वो अभी अम्बिलिकस के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आ गया। तो जो फ्लैंक मतलब बाजू वाली थी उधर क्या हो गया, अभी ये हो गया, क्या बोलते हैं, डल नोट चला गया, टिम्पेनिक नोट आ गया। और जहां अम्बिलिकस में टिम्पेनिक नोट था वो डल हो गया, तो उसको बोलते हैं कि डलनेस का शिफ्ट हो गया या टिम्पेनिसिटी चेंज हो गई। इसके लिए नाम क्या दिया गया है, शिफ्टिंग डलनेस। इंपॉर्टेंट टेस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 टेस्ट आज के टेक होम मैसेज बोलते हैं ना, टेक होम मैसेज, टेक होम मैसेज। ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद आपको विनंती है कि एक बार देर देखते देखते कमेंट बॉक्स में मेरे को टेस्ट बताइए कौन सी जलोदर व्याधि के लिए डॉक्टर देशपांडे ने अच्छी तरह से उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है। 3 टेस्ट है, एक फ्लूइड थ्रिल है, जैसे सिर्फ टैप करना टिक तो लहर चली जाएगी, दूसरी बाजू में आपको फील होगी, ये फ्लूइड थ्रिल। फ्लूइड थ्रिल दूसरी वाली बाजू में बता दी, हॉर्स शू शेप डलनेस। ये सब लाइन पोजीशन में करने हैं, खड़े रहकर नहीं, खड़े रहकर नहीं, दिखाने के लिए मैं खड़ा रहा था उधर कैमरा के सामने, लैपटॉप के सामने। ठीक है, तो दूसरी टेस्ट थी हॉर्स शू शेप्ड डलनेस, यू आकार का था ना वो डलनेस, बीच में टिम्पेनिक था। ये तो है। फिर जब हम उसको पेशेंट को हिला देंगे राइट साइड को या लेफ्ट लैटरल पोजीशन या राइट लैटरल पोजीशन, तो क्या हो जाएगा, जो डलनेस वाली जब प्रक्रिया थी वो शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्टिंग डलनेस बोलते उसको, इधर का डलनेस उधर चला गया, इसीलिए शिफ्टिंग डलनेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिगार्डिंग द असाइटिस जलोदर। तो आपको ये व्याधि से बचना है तो कृपा करके दारू छोड़ दीजिए, जब आप पीते होंगे तो। सब पीता ही नहीं तो चालू करूं बात छोड़ दूं, नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं। तो दारूपान मद्यपान नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत ये ज्ञान आपको सामान्य ज्ञान अच्छा होने से बढ़ जाता है। कई कबार आपको ये पेशेंट देखने को मिलेंगे तो थोड़े से समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बनाने का मैं अभी एक टाइटल रखा हूं, बार बार उसको हैशटैग बोलेंगे ना, क्या है, मेडिकल एजुकेशन, आरोग्य विषयक साक्षरता हिंदी भाषा के द्वारा डॉक्टर देशपांडे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरी जो कोशिश है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं। वीडियो तो लाइक शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।